चाहते हो कि तुम्हारी मशीन से लिखा हुआ हेलो अगले की मशीन पर कैसे पहुंचा, तो मैंने कहा था फिर तुम ईमानदारी से CCNA पढ़। तुम कहोगे नहीं सर आपने कहा था OSI रेफरेंस मॉडल, असल में CCNA का दूसरा नाम ही OSI रेफरेंस मॉडल। तो तुम ये समझना चाहते हो कि तुम्हारा लिखा हुआ हेलो अगले की मशीन पर कैसे पहुंचा, तो तुम्हें CCNA ईमानदारी से पढ़ना होगा। इसका मतलब मैं अभी भी वहीं पे हूं हेलो पे, मैं अपने हेलो को छोड़कर भागा नहीं, वही डायग्राम है, जरा उसको मुकम्मल किया। चलें जी अब आगे। अब यहां पर सवाल बनता है सर जी ये जरा हमें थोड़ा सा ना लैन को भी बता दें और थोड़ा सा हमें वैन को भी बता दें। ये वैन क्या है और सर जी ये लैन क्या है, इन दोनों को ना सर जरा इनकी डेफिनेशंस आप हमें लिखवा दें। लेकिन उसको लिखवाने से पहले मैं तुम्हें एक दफा स्विचेस भी दिखा देता हूं लैन के, ताकि तुम्हारे सामने कभी डब्बा आए तो तुम्हें एहसास हो कि ये स्विच है और ये राउटर है। राउटर भी दिखा देता हूं, लैन की पोर्ट्स भी दिखा देता हूं, वैन की पोर्ट्स भी दिखा देता हूं। इनकी डेफिनेशंस पे चंद लम्हे के बाद में आऊंगा। और उसके लिए क्या बात है अली भाई, आप तो आगे आगे भाग रहे हैं। अली भाई आप कहां से हैं, इलाका कौन सा है आपका? अली भाई का इलाका बस मैं पूछने के लिए रुका हूं, यकीन जान। इतना मुश्किल फास्ट इंटरनेट एंड सीरियल पोर्ट लिख दिया है, इलाका नहीं लिखा जा रहा। I was your student in concerts? अरे कब तुम मेरे कॉन्सर्ट में, फिर तो 2004 में रहे होगे, यकीन जानो 2001। जज़ाकल्लाह। यानी बंदे हैं यानी एग्री कर रहे हैं सर 22 साल पहले भी आप लोग कहते हैं सर मलिक सर ना करो, 22 साल तो तुम्हारी उम्र लगती है, तो 22 साल पहले। हाँ बिल्कुल जी, मैं फाउंडर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी का, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम का पूरा स्टार्टअप है, बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2 का, कॉन्सर्ट्स के अंदर, कॉन्सर्ट्स के इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग के अंदर। तो वहां पे बल्कि एक साथ मुझे मिले और उनका सर जवाद गिलानी साहब कॉन्सर्ट्स में है, मैं तो भाई 95 में मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर। हाँ सर चलें जी वापस आते हैं जी। अच्छा जी यार मैं अब यहाँ पर आपके सामने सर जी जरा डिवाइसेस की एक वीडियो चलाने लगा। यार कमाल, ऐसे लग रहा है जैसे कैमरा हो इस वक्त, ऐसे ही नहीं है, बस टी शर्ट का कलर थोड़ा बदल गया। हाँ ये आपको लैन का स्विच नजर आ रहा है, ऑनलाइन वालों को भी नजर आ रहा है और फिजिकल क्लास वालों को भी नजर आ रहा है। एक्सीलेंट, ये लैन का स्विच हो गया सर। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसी डब्बे को हमने रखते हैं और चंद लम्हों के बाद हम यहां पर आते हैं। ये डब्बा है जी हमारे पास राउटर, ये डब्बा हमारे पास राउटर। क्या जी भाई कह रहा पूरी लाइन या इसका कुछ ऐसा, ये पूरा डब्बा राउटर, डब्बा बोल रहा हूँ, डब्बा ये जो मेरे ये हाथ में नजर आ रहा है, उंगली से इशारे कर रहा हूँ, पूरा डब्बा ये राउटर है। और ये वही चीज, और ये ग्रुप में हम फेंक देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने लगा, ये आपको सीरियल पोर्टें नजर आ रही हैं ऐसे। ये जो पोर्टें हैं ये वैन की पोर्ट्स हैं, जो अभी मेरे भाई ने एक ने लिखा हुआ था, अली ने फास्ट इंटरनेट और सीरियल का वर्ड लिखा था। तो ये क्या है, ये आपकी वैन की पोर्ट्स है। ये एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। और इस डब्बे की कीमत, राउटर की कीमत नंबर ऑफ पोर्ट्स पर डिपेंडेंट होती है। एक पोर्ट वाले की अगर प्राइस 1 लाख है तो 2 पोर्ट वाले की हो सकता है 1.25 लाख हो, 4 पोर्ट वाले की हो सकता है 2 लाख हो, 100 पोर्ट वाले की हो सकता है 70 लाख रुपया हो। सवाल सर क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पोर्ट्स होंगी उसका प्रोसेसर उतना पावरफुल होगा और इसकी प्राइस फिर उसके प्रोसेसर के साथ इंक्रीज कर जाती है। और ये कोई 1000-2000 की बात नहीं होती भाई, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये करोड़ों रुपए के अंदर है, ये जो डब्बे हैं ये करोड़ों के हैं। तो जाहिर बात है हर बंदा, हर पार्टी, हर यूनिवर्सिटी ये डब्बे रखने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैंने आपसे इसीलिए कहा था उनको सूट करता है कि वो एक अदद कंप्यूटर रख दें और उसके ऊपर सी और जावा करवाते थे। उनको सूट नहीं करता कि हर कुछ अरसे के बाद नए डब्बे लें, नई टेक्नोलॉजीज को कवर कर रहे हो। लिहाजा उसी की यही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों को अल्टीमेटली हमारे जैसे अदारों के पास आना चाहता है। अगर यूनिवर्सिटियां अपना रोल सही ईमानदारी से प्ले कर रही हो
तो फिर शायद किसी को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपकी जो सीरियल पोर्ट है, इन्हें वैन की पोर्ट कहते हैं। यहां पर आप गौर से देखिएगा, इधर वर्ड है AUI। AUI बोलते हैं अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। ए बोले तो अटैचमेंट, यू बोले तो यूनिट, आई बोले तो इंटरफेस। अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। मेरे मोहतरम, ये जो इंटरफेस है इसे लैन की पोर्ट भी कहते हैं। तो जो सीरियल पोर्ट है वो कौन सी है? वैन की पोर्ट है। और जो AUI का वर्ड लिखा हुआ वो कौन सी पोर्ट है? लैन, जिसे हम ईथरनेट भी कहते हैं। अब ये बात इररिस्पेक्टिव है कि वो फास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट है, टेराबिट है या क्या है, ये एक फ्लेवर है ईथरनेट, समझ लें। जैसे आप कहते हैं गाड़ी, तो वो कोई भी हो सकती है, 80 किलोमीटर वाली रेंज वाली भी हो सकती है, 120 की स्पीड वाली भी हो सकती है, 180 वाली भी हो सकती है, 320 भी वाली भी हो सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह ये एक स्टैंडर्ड है वर्ड। हमें अगर किसी में भी वर्ड ईथरनेट का आ रहा है ना लफ्ज में, तो फिर इसका मतलब है कि आप लैन की बात जो हमें दिखती है। हमें तो सर हमारे घरों में कुछ ऐसी पोर्ट दिखती है, RJ45 जैसी। मैंने जानकर आपके सामने एक पोर्ट ऐसी रखी जो आपकी शनासा नहीं थी। अगर मैं आपके सामने डब्बा ले आता जिस पर इस तरह की पोर्ट होती, तो शायद आपको सीखने का मौका ना मिलता। मेरे पास राउटर हैं जिन पर आपकी जानी पहचानी पोर्ट RJ45 है, फिर आप सीखते कुछ ना। अब मसला ये कैसी पोर्ट है सर, इसको कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? इसके आगे क्या लगेगा? एक छोटा सा यूनिट लगेगा ऐसे। क्या लगेगा? एक यूनिट लगेगा ऐसे। और वो यूनिट, क्योंकि उसके साथ यूनिट अटैच होगा, तो उसी की निस्बत से नाम बना अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। यूनिट को अटैच करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इंटरफेस मिल जाए। डायरेक्ट तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इंटरफेस नहीं मिल रहा है, यहां पे एक यूनिट अटैच करके इंटरफेस मिल रहा है। और उस यूनिट को टेक्निकली, आजकल मार्केट में एक नाम आपने सुना होगा, मीडिया कन्वर्टर। और मैं चैलेंज करता हूं, तुम मार्केट में जाओगे, पहली नौकरी में तुम्हें जब मीडियम या केबल्स पकड़ाई जाएंगे तो मीडिया कन्वर्टर जो है वो लाजमी होगा। नाम सुना होगा, फाइबर टू इथरनेट, इथरनेट टू फाइबर। मीडिया कन्वर्टर एक फॉर्म ऑफ मीडियम को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ मीडियम, फाइबर को इथरनेट में या इथरनेट को फाइबर में, या कोई भी हो सकता है। तो वो कहलाता है मीडिया कन्वर्टर। और वो यही ऐसे ही यहां पर इस तरह की पोर्ट पर लगता है। मैं भी बल्कि आपको इसमें आगे दिखा भी देता हूं। ये वो पोर्ट है जी, साथ है, ये पोर्ट है, ये वो यूनिट है। ये गौर से देखेंगे, देख रहे हैं, ये छोटा सा यूनिट मैंने जो आपको बताया था, ये वो आपकी जानी पहचानी पोर्ट। और ये कहां जाकर लगेगा? ये देखें, ये UI पे लगा दिया। तो ये क्या है? दिस इज अ मीडिया कन्वर्टर, टेक्निकली अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। आपने एक यूनिट को अटैच किया, जिसके बाद तुम्हें इंटरफेस मिल गया तुम्हारी मर्जी का। तो बात समझ रहे हैं? और ये पोर्ट बच्चा जानता है कौन सी होती है, लैन की पोर्ट। और इस पे वही अलमशहूर हमारी कौन सी केबल यूज होती है? वो जो लैन की केबल, इथरनेट वाली केबल होती है, वो आप जाके ठक करके आप यूज कर देते हैं। साथ है जी, जबरदस्त। वो जो मर्जी कह लो यार, कैट 3 को, कैट 5 को, कैट 6 को, कैट 7 को, 6E को, जो दिल करता को, और इसके साथ अपनी केबल लगा दे। अच्छा, इसी में इथरनेट वाली केबल का सबको पता है। इसी के साथ क्या होता है, एक वैन की केबल भी होती है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है वैन की केबल, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा देखिएगा, ये आपके पास यहां पर ये देखें, और नजर आ रही स्क्रीन पर ये। तो कौन सी ये केबल है? ये वैन की केबल है। इसे वैसे V.35 वैन केबल कहा जाता है।
बीजीए नहीं यार, तेरी मेहरबानी यार, वैन को कुछ और के और नाम ना दो, इंसान को बंदा के, मतलब ये समझ रहे हो ना, इंसान को जानवर तो नहीं कहा जा सकता, इंसान को इंसान ही कहा जाता है। मतलब अगर कोई और लफ्ज कहेंगे तो गाली बन जाता है। ऐसे ही मतलब तुम वैन की केबल को बीजीए केबल कहोगे तो बता बेचारी केबल बाइंड कर जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा जी, ये यहाँ पर अगर आप देखें, समझ गए हैं और नजर आ रहा है यार, तसल्ली से देखें, स्क्रीन पे देखते चले जाएं, कोई शक। और अब आप पकड़ के इसको भले दूसरी साइड पे दूसरे डब्बे के साथ अटैच कर सकते हैं, साथ हम मेरे ख्याल में बड़ी मामला क्लियर है। और ये जो वैन की केबल है, ये 1 फुट की भी हो सकती है, 2 फुट की भी हो सकती है, 10 फुट की भी हो सकती है, 100 फुट की भी हो सकती है। ये वाली वैन की केबल, इनफैक्ट ये आपको नजर भी आ रही है, ये केबल आपकी इट्स अ वैन की केबल। नहीं, हम वापस आते हैं बच्चों की साइड पे। आज ये 45 सर क्या कह रहे हैं जी, सवाल मैंने कहा देख लूं जल्दी से। नहीं जी, कोएक्स नहीं है, बिल्कुल कोएक्स नहीं है। नहीं जी, ये कौन सा, अगर आपने पूछा डिवाइस तो भाई ये राउटर है, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। सो एक सवाल जो हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, हमारा सवाल होता है, मैंने अभी सिर्फ आपको राउटर दिखाया और राउटर के ऊपर लैन की पोर्ट और वैन की पोर्ट दिखाई है। आप 5 में से किसी को मसला तो नहीं, पक्की बात है, समझ आ गई ना? नहीं तो वो कहेंगे जी इतने बंदों में हम सवाल नहीं पूछ सकते, तो मतलब बड़ा मसला हो जाता है। मेरे ख्याल में मैं आसान जुमलों में बात कर रहा हूँ, सवाल बड़ा पक्का है। पूछते हैं कि यार लैन को डिफाइन कर दो और वैन को डिफाइन कर दो। अच्छा, मैं लैन और वैन लिखता हूँ, साथ ही को बंदा बोलता है सर एक मैन भी होता है। कुछ शोखे रात क्लास में मौजूद है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को 16 साल पुरानी ऑब्सोलेटेड टेक्नोलॉजी है। सवाल पूछने से पहले कम से कम अपना नॉलेज अपग्रेड कर लें कि उसका नया नाम ME है, मेट्रो ईथरनेट। और ये जो आपका पूरा वतीन का रिंग और मल्टीनेट का रिंग है, वो मेट्रो ईथरनेट का रिंग है पूरा। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। वैसे A से लेकर Z तक सारे एन, बैन, कैन, सैन, टैन, रैन सब एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आज मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली। और एक एक से बल्कि 2 चीजें बनती है, सैन सैटेलाइट एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रैन रिमोट एक्सेस नेटवर्क। तो मेरा टॉपिक इस वक्त रैन सैन पे नहीं है, मेरा टॉपिक किसके ऊपर है, लैन और वैन के ऊपर। तो मैं पूछता हूँ इसको डिफाइन कर दो, तो बच्चा पता क्या कहता है, सर ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और सर वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हालांकि मैंने आपसे एब्रिविएशन नहीं पूछी थी, मैंने आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी है। अब जरा जल्दी से, अगर क्लास में या ऑनलाइन में कोई साहब डिफाइन करना चाहें लैन को और वैन को, तो मोर देन वेलकम। बट साहब फिर पैसे मैंने निकलवा लिया आपसे, हैं फीस जो है, हालांकि आप BBA करते आए थे, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ऐसे तुम्हारे भाई जब आए थे, मैं इसलिए देख के कहता हूँ यार वो तो बेचारे मैट्रिक से पहले आ गए, इंटर से पहले आ गए। तो ये वो वजह है सर, हमारी कंट्रीब्यूशन मार्केट में बनती तो है जी। लैन और वैन को जी जरा डिफाइन कर दें। इंटरनेट कनेक्टिविटी वैन, यकीन जाने 99% यही जवाब देते हैं गलत। वैन इज फॉर द सिटीज। एक और गलती, और कुछ वाह, नहीं तू चुप कर, तेरे हाथ में बोतल है, मैं कुछ नहीं पूछा जी। और वाह जी वाह वाह। और वैन जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और बोलते हैं बोलते हैं, ऑफिस एरिया और होम के लिए होता है, और वैन जो हमारे पास है वो कर दी। क्या बात है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है तेरी? ICS कर ली है। देख देख अभी बच्चा है ना, देख तुझे जमाने के दाएं बाएं का कोई खौफ नहीं है, जो मुंह में आता बोल देते, यही कामयाबी होती है। और ये जिस तरह बड़े होते जाते हैं उस इनके अंदर खौफ आता जाता है, ये फर्क है। तो लिहाजा कहते हैं कि जब जवाब दो तो बच्चों की तरह दो, लेकिन इल्म के साथ, तो बड़ा खुल के और इत्मीनान के साथ झूठ बोलोगे जब भी बोलोगे। मतलब ठीक है बिल्कुल, मतलब ये मैंने तुम्हारी तारीफ की है कि एक्सीलेंट, इत्मीनान होना चाहिए। यार मेजॉरिटी का ख्याल ये लैन जो है
कम फासले पे, लोकल एरिया नेटवर्क। उलमा का ख्याल है लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क, मसलन विद इन अ रूम, इस कमरे के अंदर, मसलन विद इन अ बिल्डिंग, मसलन विद इन अ कैंपस, विद इन अ विसिनिटी। कई लोग कहते हैं विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर, कई कहते हैं विद इन अ रेंज ऑफ 1 माइल। यानी ये सब उलमा एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि जहां फासला कम होगा वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क है। और वो ये कहते हैं जहां फासला, अच्छा इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, प्लीज अपने जवाब में जो उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं इंटरनेट निकाल दें अपने ज़हन से, उसका कोई ताल्लुक उसके साथ। वैन पर लोग कहते हैं कि जहां पर फासला ज्यादा हो, मतलब एक आपका कैंपस गुलबर्ग में, एक आपका कैंपस डिफेंस में, आपने उन दोनों को मिलाना है तो ये क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ये 99% लोगों का अकीदा और डेफिनेशन ये है, जहां फासला कम है वो लैन, जहां फासला ज्यादा है वो वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम इंटरव्यू में आपसे सवाल क्या पूछते हैं, हमने आपसे सवाल पूछा कि भाई लैन को डिफाइन करो, आपने कहा सर जहां फासला कम है। मैंने कहा वैन को डिफाइन करो, आपने कहा सर जहां फासला ज्यादा है। अब पता क्या किया, हमने आपके सामने रख दिया राउटर। क्या रखा, राउटर, और आपसे पूछा बताओ ये डब्बा क्या है। नहीं वो ये अभी जो डब्बा दिखाया था ना, ये पोर्टे ही है। अब मैंने बनाया ऐसे सकता था ना, वैसे बनाना सिंबॉलिकली सर्कल चाहिए था, लेकिन मैंने फिलहाल पोर्ट्स बता दी कि सीरियल पोर्ट्स हैं, समझो ये सीरियल। मैंने पूछा यार ये डब्बा क्या है, कईयों ने जिंदगी में पहली दफा देखा होता है, अजीबो गरीब उसके नाम लेते हैं इंटरव्यू में, उनसे तो हम माजरत कर लेते हैं कि बेटा घर जाओ। अब अगर किसी को पता है कि ये डब्बा राउटर है तो उसका मतलब कम से कम उसने इसको देखा है, इसको पढ़ा है, उसको चीजें आती हैं, उससे अब आप इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं और उससे सवाल पूछ चुके होते हैं लैन क्या है, और वो कहता है जहां डिस्टेंस कम है। फिर हम क्या करते हैं, उसी कमरे में उस राउटर के ऊपर एक और राउटर रखते हैं जिनका अमलन डिस्टेंस कितना होता है, 1 इंच, 1 इंच, और सीरियल से केबल निकाल कर इसमें डाल देते हैं। भाई समझ तो गए होंगे, बात समझ आ रही है। यदि आप मुझ पे ट्रस्ट कर लें इस वक्त कि मेरे हाथ में 2 डब्बे हैं ऊपर नीचे, और उनमें अमलन फासला कितना है, 1 इंच, और ये दोनों डब्बे मैंने आपस में क्या किए, कनेक्ट कर दिए। मुझे आप जवाब दें, 2 डब्बे जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ये लैन पर होंगे या वैन पर होंगे? आवाज नहीं आई। अब लोगों के मुख्तलिफ जवाब, कोई कह रहा लैन, कोई कह रहा वैन। ये दोनों डब्बे जो 1 इंच के फासले के ऊपर है वो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर है, इसलिए कि आपको डेफिनेशन बचपन से पढ़ाई गलत गई है। 1 इंच के ऊपर भी वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। ये 2 डब्बे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे पड़े हैं और ये वैन के ऊपर है। और आपकी इतला के लिए चेक करवाइएगा, वतीन मल्टीनेट, इनका मेट्रो ईथरनेट का रिंग 60 किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर के ऊपर भी वो लैन पे काम कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर भी वो लैन पर हैं, यानी इतना ज्यादा फासला, और वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर है। तो सवाल बनता से ये क्या हो गया, फिर बचपन से डेफिनेशन गलत पढ़ाई गई, ना लैन को ठीक पढ़ाया गया, ना वैन को ठीक पढ़ाया गया। और आप यकीन जानें ये नस्ल दर नस्ल डेफिनेशन चल रही है, जहां फासला कम है वो लैन, जहां फासला ज्यादा है वो वाइड एरिया नेटवर्क। गलत है ये। सवाल है सर गलती हुई कहां पे? गलती ऐसे हुई कि तमाम 6 बड़े ऑथर्स इंक्लूडिंग विलियम स्टालिंग्स, आप इसको उठाएं और उठाकर वहां पे लैन और वैन की डेफिनेशन को देखें तो वो लिखी होगी, गौर से सुनिएगा, ये सुनने वाली बात है। मैं चाहता हूं आपके फंडामेंटल्स बेहतर होंगी तो आप आने वाले दिनों को एंजॉय करेंगे। इन तमाम 6 किताबों में लिखा हुआ है नेटवर्क विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन प्रोवाइडेड, अभी मैं लिखवाता हूं, सुन, प्रोवाइडेड व्हिच स्टैंडर्ड्स यू आर यूजिंग। क्या कहा? नेटवर्क विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन प्रोवाइडेड व्हिच स्टैंडर्ड्स यू आर यूजिंग। अब मसला पता क्या है, इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा नेटवर्क विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन, उसके बाद है प्रोवाइडेड व्हिच स्टैंडर्ड्स यू आर यूजिंग। जैसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इफ और देन के बगैर मुकम्मल नहीं होते, शर्त है ना उसमें एक, जब तक आप वो शर्त नहीं डालते तो वो लॉ मुकम्मल नहीं होता।
इसी तरह लैन और वैन की डेफिनेशन में ये प्रोवाइडेड विच स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग, ये शर्त है, जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती। अब होता क्या है, हमारे असरे हाजिर के जो उस्ताद हैं, ये सारों ने डिग्रियां जो पास की हैं ना, ये आखिरी 3 दिन पढ़ के की हैं। ये मैं आपको जेन्युइन, आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी इस गुनाह में बराबर की शरीक है। हमारे वक्तों में किताब होती थी और इसके अलावा और कोई काम नहीं होता था, कोई इंटरनेट नहीं, कोई दूसरा हथियार नहीं, जस्ट एक किताब। और वो किताब आपने, क्योंकि वक्त ही वक्त होता था, उस्ताद के पास भी और शागिर्द के पास भी, उसने वो पूरी पढ़नी थी और उसमें से वो आपसे खुलकर सवाल करते थे। तो हम मजबूर थे 17 चैप्टर पूरे पढ़ने, और हम आखिरी 3 दिन में नहीं पढ़ते थे, पूरा साल पढ़ रहे होते थे। अब जब आखिरी 3 दिन में आप तैयारी करते हैं तो वक्त होता है कम, मुकाबला सख्त। आप अंग्रेजी जो होती है ना, पता कौन सी निकालते हैं? आसान अंग्रेजी। मुश्किल अंग्रेजी कभी भी डेफिनेशन नहीं हो सकती, या आपने तय कर लिया होता आखिरी दिन। तो डेफिनेशन थी नेटवर्क विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन प्रोवाइडेड विच स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग। पहला तो था डायरेक्ट अंग्रेजी, प्रोवाइडेड ये हुआ इनडायरेक्ट अंग्रेजी, विच स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग ये आखिरी दिन याद नहीं होना, और जो आखिरी दिन याद नहीं होना वो डेफिनेशन हो भी नहीं सकती। सो उस दिन, उस रोज एक नई डेफिनेशन ने जन्म लिया, और वो डेफिनेशन क्या थी? A network within a range of 1 kilometer is a LAN, full stop। और फिर ये डेफिनेशन नस्ल दर नस्ल के तबाही का पेश करना। और वो कहता है ना, आंखों देखी मक्खी हजम नहीं हो सकती। जब आप क्लास के अंदर देख रहे हैं 2 डब्बे ऊपर नीचे 1 इंच पे पड़े और वो वैन है, तो कोई लाख सबूत देता रहे, आप कभी नहीं मान सकते। सवाल है सर, अब डेफिनेशन दोबारा रिपीट करें, हमें समझाएं। बातें बहुत हो गई, समझाएं। डेफिनेशन नेटवर्क विद इन रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन, हो सकती है। अब आगे वर्ड है प्रोवाइडेड, विच स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग। शर्त यह है कि तुम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो। अब सवाल है सर, ये वर्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके मुताबिक कोई चीज बनाई जाती है। क्या कहा? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके मुताबिक कोई चीज बनाई जाती है। क्या बात है सर, लोग तारीफें कर रहे हैं सर, मैं देख नहीं रहा था। ये ऑनलाइन में ना फायदा हो जाता है, ये बंदे बैठे हैं 70-75, ये बैठे तारीफें फिजिकल क्लास वाले बात मुंह करके देख रहे हैं, कोई तारीफ नहीं, बस पढ़ाई जाओ सर, पढ़ाई जाओ। चले जी, तो मैंने क्या कहा जी, वर्ड है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है कोई चीज किन असूलों जवाबित के मुताबिक बनाई गई है, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके मुताबिक कोई चीज बनाई गई। जैसे कि आपने शायद एक इश्तिहार सुना हो या देखा हो टीवी पे, और वो टीवी पे इश्तिहार होता है डॉलर्स का। इश्तिहार क्या है? डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर करे काम फर्स्ट क्लास, भले डिग्री हो 50। ये डॉलर्स का इश्तिहार टीवी में लगता था। ये डॉलर्स का स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड क्या है? 100 डिग्री पे नहीं, 50 डिग्री, ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड के हवाले से दुनिया के तमाम डब्बों में कोई डब्बा उठाए, उसके पीछे एक सिल्वर कलर का स्टिकर होगा जिसके पीछे उसके स्टैंडर्ड लिखे होंगे। ये 220 वोल्ट पे काम करेगा, या 110 वोल्ट पे काम करेगा, ये 50 हर्ट्ज पे करेगा, ये 60 हर्ट्ज पे करेगा। इसका एसएनआर क्या है, इसकी अटेन्युएशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी ससेप्टेंस क्या है, इसकी रिएक्टेंस क्या है, बस सारी तफसील पीछे आ रही है। दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड्स। कोई चीज के नसूल और ज़वाबित के मुताबिक बनाई गई, वो स्टैंडर्ड है। वो तुम्हारा लैपटॉप 110 में भी काम करता है, 220 में भी करता है, ये एक स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड के ऊपर एक किताब है A to Z सीरीज स्टैंडर्ड, 1400 सफ़े की किताब है, जिसमें A से लेकर Z तक सारे स्टैंडर्ड है। मेरे वो भाई जो परेशान है स्टैंडर्ड क्या, तो उन्होंने शायद जिंदगी में IEEE का नाम सुना, मतलब 125 बंदा यहाँ पे, 50 बंदा ऑनलाइन पे, IEEE का नाम कभी जिंदगी में सुना नहीं, सुना जाके देख लो। बंदा गर्दन ला रहा है, मतलब मैं अब किसी हीरोइन का नाम लूं, वो तूने सारे नाम सुने होंगे, मतलब IEEE का नाम आज जाकर देखो, वो फिर पीटते जाओ कि यार ये क्या जुल्म करते रहे आप। आईटी की लाइन पे आते हुए हम IEEE को कभी नहीं देखा। ये IEEE कहां से स्टार्ट हो रहा है? आई, जैसे तुमने बेरोज फिरोजुल लुगत उर्दू की लुगत थी जिसके अंदर डिफरेंट मानी, अल्फाज मानी होते थे, आप देखते थे लफ्ज और उसका मानी देख लिया करते थे। ऐसे ही IEEE के ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, A सीरीज, B सीरीज, Q सीरीज, I सीरीज। तो IEEE के स्टैंडर्ड है, जैसे मशहूर स्टैंडर्ड 802
802.3, 802.5, 802.11 A, B, G, H, G, N, ये सारे स्टैंडर्ड है वायरलेस के, पूरी किताब है। और उसमें बताया गया कि यार लैन के स्टैंडर्ड क्या है, उसकी केबल कैसी होगी, उसका कनेक्टर कैसे होगा, उसकी पिन्ने कितनी होगी, उसकी जैकेट कितनी मोटी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, कितने टेम्परेचर पे वो काम कर सकता है। These all are the standard। इसी तरह ये चंद लम्हे पहले आपको एक स्क्रीन दिखाई, क्या बात है, IEEE भाई ने फौरन ठक करके इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट कर दी, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इसी तरह आपके वैन के स्टैंडर्ड है। ये जैसे जो अभी चंद लम्हे पहले मैंने आपको केबल बताई V.35, याद है कि वो वैन की केबल V.3, जाके आज घर जाके देखिएगा V.35, ये जो केबल है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लैन के स्टैंडर्ड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैन के स्टैंडर्ड। उसमें बकायदा बताया गया ये कनेक्टर कितना मोटा होगा, उसकी पिन्ने कितनी होगी, उसकी जैकेट कैसी होगी, उसके नंबर ऑफ ट्विस्ट कितने होंगे अंदर, तो पूरे स्टैंडर्ड मुरतब कर दिए। इसका मतलब है अभी चंद लम्हे पहले जो मैंने आपके सामने ये स्क्रीन यहां पर की थी और कहा था इस सीरियल पोर्ट से केबल निकालकर, कौन सी केबल के लिए है, V.35 केबल, इसको निकालकर इसके साथ मिला दो। तो जो केबल थी वो किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही थी, वैन को, लैन के स्टैंडर्ड्स को नहीं। जो पोर्ट थी वो कौन सी थी, लैन को फॉलो नहीं कर रही थी, वैन के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई थी। तो जुमला क्या बना, अ नेटवर्क विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर कैन बी अ लैन, 1 किलोमीटर के अंदर भी वैन हो सकता है। शर्त क्या है कि तुम स्टैंडर्ड कौन से फॉलो कर रहे हो, लैन के या वैन के। हाँ, अगर तुम लैन के स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हो तो फिर वो लैन है, और अगर वैन के स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हो तो कम फासले पर भी वैन हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। वो क्या, अगर ज्यादा फासले के ऊपर 50 किलोमीटर के ऊपर लैन के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, लाइक मेट्रो इथरनेट, तो फिर 50 किलोमीटर पे भी लैन हो सकता है। तो डेफिनेशन में सबसे कुलीदी रोल किसका था, ये सेकंड पार्ट का, कि तुम स्टैंडर्ड किसको फॉलो कर रहे हो। तो सवाल ये है, सर हम किसी को क्या बताएंगे, तुमसे जब भी कभी कोई जिंदगी में सवाल पूछे लैन और वैन का, तुम पहले उसे वो बताओगे जो वो सुनना चाहता है, और वो क्या सुनना चाहता है, जो तुम आज तक पढ़ते आए, और वो तुम ये बताओगे सर अमूमी ये कहा जाता है, अमूमी तौर पे जनरल डेफिनेशन यही है कि जहां फासला कम होता है वो लैन है, और जहां फासला ज्यादा होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। यहां तक बोलने के बाद आप चुप हो गए क्योंकि वो ये सुनना चाहता है। अब तुम ऐड करोगे अपना एल, और वो क्या है कि सर इसमें एक एक्सेप्शन है, बट विद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है छूट, सर एक छूट के साथ, और वो ये है कि सर विच स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग, तुम कौन से स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हो। तो सर अगर कम फासले पर आप वैन के स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं तो फिर कम फासले पर भी वैन हो सकता है, और अगर तुम ज्यादा फासले के ऊपर लैन के स्टैंडर्ड को यूज करते हो फिर सर ज्यादा फासले पर भी लैन हो सकता है। वह स्टैंडर्ड पर अगर बात करें तो बताना, जैसे सर राउटर पे सीरियल की पोर्ट होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैन के स्टैंडर्ड। सर वो जो राउटर की एक वैन की केबल होती है V.35 की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैन के स्टैंडर्ड, तो फिर वो कम फासले के ऊपर भी वैन। फिर बात समझ आई है, नहीं भी आई तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, मैंने जस्ट इस वर्ड लैन को और वैन को थोड़ा सा क्लियर करना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल क्लियर होगा। हम अब एक काम करते हैं, हम आने लगे आप अपना, हम अब आने लगे जी, नहीं कोई मसला नहीं रेहान, स्ट्रांगली इंकरेज करता हूं, कोई बंदा कोई भी नॉलेज डालता है कमेंट में, गूगल से कहीं से, इसका मतलब है एवरीबॉडी इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द कन्वर्सेशन, और हम बिल्कुल इंकरेज कर रहे हैं जी। मोहम्मद बड़ा सिंपल है, कम फास्ट, मतलब मैं इसको दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं, 25 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो कोशिश करो कि पहली दफा में जब उस्ताद करें, उस्ताद बड़े दिल से पढ़ाता है, दूसरी दफा उसका दिल टूट जाता है। जब उस्ताद पढ़ के 25 मिनट के पढ़ाने के बाद भी कहेंगे ना, सोचेंगे सर क्या डेफिनेशन, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। चलो नहीं मुझे पता लग गया रेहान, बिल्कुल चलो जी, मैं आता हूं जी वापस जरा इधर। और मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था हम एक पहले बनाएंगे, CCNA शुरू करने से पहले एक नेटवर्क की डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद, और मैंने हर बंदे से कहा था कुछ हो जाए वो 5000 रुपया भी दे, तुमने छुट्टी नहीं करनी। तो लिहाजा क्योंकि ये वो लेक्चर है जिसकी बुनियाद पे तुमने अपने CCNA की इमारत खड़ी है, तो ये आज भी कंटिन्यू करेगा और ये अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू कर रहा होगा, जिसके अंदर मैं आपसे डिपार्टमेंट्स बताऊंगा,
जिसके बाद आपको इस पूरी आईटी की इंडस्ट्री की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं रह जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट किधर तो कौन सा डिपार्टमेंट किधर नहीं। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ एक बैंकिंग सेक्टर, पूरी एक नेटवर्क की डायग्राम बनाऊंगा, कंप्लीट डायग्राम। सवाल सर बैंकिंग सेक्टर की ना लें, हमारा मजहबी इख्तलाफ है, सर टेलीकॉम सेक्टर की ले लें, एक ही बात है। टेलीकॉम सेक्टर में भी तुम इजी पैसा करते हो, जैज कैश करते हो, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व, तो आपका काम जो है उसके अंदर अल्लाह माफ करे कोई हराम चीजें प्रोवाइड करना नहीं है, आपका काम उसके अंदर ये डब्बे लगाना है, कॉन्फ़िगरेशंस करना है, और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके ऊपर क्या चीज आपके पास हो रही है। तो लिहाजा कोई दुनिया का ऐसा नेटवर्क उठाएंगे उसके अंदर फाइनेंशियल पार्ट जरूर होगा, फाइनेंशियल के बगैर कोई कंपनी खड़ी ही नहीं हो सकती। तुम अगर दराज.com की बात करोगे, दराज वालों की, दराज.pk की, तुम ईबे की बात करोगे, पेपॉल की बात करोगे, सब ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई चीजें। तो हमें ये जो ट्रांजैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना है। सो अगर बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल ली जाए तो तुम्हें जरा चीज जल्दी समझ आएगी। सो मैं क्या करूंगा, दो डायग्राम बनाने लगूं। पहली बनाऊंगा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के बाद मैं बनाऊंगा डिटेल्ड डायग्राम। सो ब्लॉक डायग्राम में जरा समझते हैं। मुझे याद है मैं बैंक में अपने वाले साहब के साथ कुछ 70 के अवाइल में जाया करता था, तो उस जमाने में एचपीएल था, तो वाले साहब ने बैंक में जाना, तो आप यकीन जाने के वहां पर बंदा बैठा होता था मुंशी टाइप, और वो रजिस्टर सा होता था, खाता सा। मेरे वाले साहब ने जाकर नाम बताना, उसने रजिस्टर में उनका नाम अल्फाबेट में ढूंढना, मेरे वाले साहब ने 200 रुपया जमा करवाना, और उसने ऐड कर लेना कि हाँ जी इनके अकाउंट में 800 रुपया जमा हो गया टोटल, और उसने साइन करवा देना। यानी 70 के अवाइल में पाकिस्तान में जो बैंकिंग थी वो मैनुअल होती थी, जबकि अमेरिका या और जगहों पे कंप्यूटराइज हो चुकी थी, जस्ट कंप्यूटराइज हुई। 80 की दिहाई में मुझे याद है, 80 81 में 80 81 में मेरे वाले साहब उस बैंक की उसी ब्रांच में उसी बंदे के पास जाते थे, लेकिन अब वो बंदा एक विंडो के पीछे होता था और एक कंप्यूटर पे बैठा होता था, और मेरे वाले साहब ने 500 रुपया जमा करवाना, बड़ी मुश्किल से ना वो ढूंढता हुआ 500 क्लिक क्लिक पता नहीं क्या करता था, फिर उसने एंटर करना, और एक बड़ा मध्यम सा डॉट मैट्रिक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला था जो नजर भी कुछ नहीं आता। तो मेरे वाले साहब उसको छेड़ते थे, कहते थे यार शेख साहब लगता फाइल लग गए, तो हंसते हुए कहता है मलिक साहब देखो इस उम्र किस काम पा देता है। यानी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने पे उसको बड़ी दुश्वारी थी, लेकिन 80 के अवाइल में चीजें कंप्यूटराइज्ड हुई। मैंने बात की चीजें कंप्यूटराइज्ड हुई, मैंने ये नहीं कहा चीजें सेंट्रलाइज्ड हुई। याद रखें पूरी दुनिया में नेटवर्क्स, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहा जाता है। क्या कहा? सेंट्रलाइज्ड, और दूसरा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड भी कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल यह है जैसे ये क्लासरूम है, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल। मैं यहां क्लास में टीचर हूं और आप सारे यहां पे स्टूडेंट हैं। सो ये क्या है? दिस मॉडल इज नेम्ड एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपको पता है जो क्लाइंट क्यूरी करता है सर्वर से डेटाबेसेस, आप में से अगर एक भी बंदे ने पढ़ी है तो वो मुझसे इत्तेफाक करेगा कि वहां पे क्यूरी होता है और उस क्यूरी का रिस्पांस वापस आता है। तो आप कौन है? स्टूडेंट मुझसे क्या करते हैं? सवाल, और मैं क्या करता हूं? आपको उसका जवाब देता हूं, रिप्लाई करता हूं। तो ये क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल, जैसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड मॉडल। इस क्लास में किसी भी बंदे ने सवाल करना है वो किससे करेगा? मुझसे, और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर टीचर नहीं होता, बगैर टीचर के डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और क्या होगा? अब क्या होगा? ये बंदा इससे सवाल, ये इससे सवाल, ये इससे सवाल, ये इससे, यानी आपस में एक दूसरे के सवाल जवाब कर रहे हैं। तो सवाल बनता है सर अब जो डिजाइन किया जा रहा है पूरी दुनिया में वो कौन सा किया जा रहा है? सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि सिक्योरिटी चीजें सब सेंट्रलाइज्ड के अंदर आप बेहतर तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं जिस नेटवर्क की अभी बात करने लगा हूं वो एक बेहतरीन एग्जांपल है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की। मैं जो अभी पूरी कहानी सुनाने लगा हूं वो
सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की एग्जांपल। तो मेरे वालिद साहब उस बैंक में जाते थे, उस बंदे को 500 रुपया देते थे, वो अपने कंप्यूटर में एंट्री करता था। वो चीजें कंप्यूटराइज्ड हुई थी लेकिन अभी सेंट्रलाइज्ड नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद साहब को अपने पैसे लेने के लिए उस बैंक की उसी ब्रांच में उसी बंदे के पास जाना पड़ता। 90 के अवाइल में रेवोल्यूशन आया। लोग कहते हैं टेलीकॉम ने रेवोल्यूशन लेकर आई, नहीं, हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर रेवोल्यूशन लेकर आई। और वो कैसे? वो ऐसे कि 90 के अवाइल में, लाइक 91-92 के अंदर मेरे वालिद साहब बैंक में जाते थे, तो उस बैंक में मुझे याद है कि 3 विंडोज लग गई और अब वहां पर 3 अकाउंटेंट बैठे होते थे, अकाउंट्स के लोग। वो जाकर जिस मर्जी विंडो पर जाकर अपने पैसे जमा भी करवा सकते थे, अपने पैसे विड्रॉ भी करवा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के अंदर नेटवर्किंग हो गई थी और कुछ तो सेंट्रलाइज था कि सबके पास इंफॉर्मेशन थी। मैं उस तक पहुंचूंगा अभी ठहर के। लेकिन मेरे वालिद साहब को 90 के अवाइल में उस बैंक की उसी ब्रांच में जाना पड़ता था, अकाउंटेंट कोई भी हो सकता। और 96-97 में एक और तब्दीली आई कि मेरे वालिद साहब को HBL की किसी भी ब्रांच में जाके पैसे जमा करवा सकते थे और किसी भी ब्रांच से जाके पैसे विड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन उन्हें जाकर HBL ही जाना पड़ता था बैक इन 96 एंड 97। और 99 मुकम्मल रेवोल्यूशन का साल। मेरे वालिद साहब को ATM कार्ड मिल गया और वो फिर दुनिया में किसी भी बैंक में, पाकिस्तान तो अलग बात है, दुनिया में किसी भी जगह पर जाकर वो अपने पैसे जो थे वो विड्रॉ करवा सकते थे। इसका मतलब है कि अगर वो HBL के बंदे हैं तो वो MCB से भी पैसे निकलवा सकते थे, वो UBL से पैसे भी निकलवा सकते थे। दैट वाज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। सोना नहीं मेरे भाई को बड़ी सख्त नींद आ रही, क्या चक्कर है? आसान टोटका ये है कि क्लास में आने से पहले चीनी का 1 चम्मच, सिंपल सा टोटका, कभी नींद नहीं आएगी। और अगर मसलसल तुम्हें ये अमल है तो फिर जो है वो क्लास के अंदर हार्ड कैंडी जो है वो खा के बैठा करो, क्योंकि उससे मसलसल जो नींद है वो शुगर लेवल नीचे जाने से होती है। तो लिहाजा मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, ये टिप बता रहा हूँ। एग्जाम वाले दिन लोग सुबह रटे लगाने पे तैयार होते, हम तो क्योंकि थीटर है ना, टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट लोगों के बड़े तौर तरीके होते हैं। यहाँ मतलब मैं जगा रहा हूँ ना तुम्हें, तो लेकिन थीटे हम तेज झुकते हैं, अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा बड़ा अच्छा। तो याद रखो, लोग शक्लों से नहीं, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो मैं अगर आप तुम्हें टिप बता रहा हूँ, वो टिप ये कि सुबह लोग रटे लगा रहे होते हैं, उनको कुछ याद नहीं आ रहा होता। हम जैसे बंदे, समझदार बंदे, सुबह तसल्ली से अपने फ्रेंच टोस्ट बनवाते हैं घर वालों से मिठे, और चाय के अंदर आप 2-3 चमचे चीनी के डालते। कोई कॉपी, कोई किताब कभी नहीं खोली, रात कॉपियां फाड़ देते, क्योंकि हम फेल होने के लिए नहीं जाते, यकीन जाने आप। और उसके बाद सुबह तसल्ली से नाश्ता करते हैं। उस मीठा खाने के बाद आपको 4 साल पुरानी चीजें जो याद की थी वो भी याद आनी शुरू हो। ये सबसे बड़ी टिप है। और अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो तुम जो याद करो तुम्हें वो भी कुछ नहीं याद रहना। तो इसलिए बेहतरीन तरीका कार ये है, इम्तिहान से पहले बजाय के रटे लगाने के सो मिठा खाओ। सर एडी जल्दी अगर तेरी इस उम्र के अंदर शुगर है ना, तो फिर सर मेरा ख्याल है फिर सर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। फिर आपकी जगह मस्जिद है, मुसल्ला है, और वो तमाम अवामिल हैं जो तुमने 70 साल की उम्र में जाके करने हैं, वो तुम अभी से शुरू कर। बड़ा खौफ है खुदा का, यार तेरी उम्र में अगर शुगर होनी है ना, फिर हमारे मुल्क का हाल बेहाल है। ना करो सर, तो सर ना करो। चलो जी, अद्वियात में ठहर के बताऊंगा। मैं अगर आप भाई के भी थोड़े, मेरे सामने नाक के नीचे ऐसे करके गुलीगी में सो रहा। मैंने पहले तो बर्दाश्त किया, फिर मैंने कहा जरा अब्बा जी की ट्रांजैक्शन पूरी कर लूं, फिर मैं उसके बाद भाई पे बात करता हूँ कि मतलब है क्या मामला। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्या करने लगा हूँ, मैं जरा वो जो ब्लॉक डायग्राम की बात की मैं वो बनाता हूँ और आप इंजॉय करेंगे इसको। यार ये फैसल बैंक FSB LHR लाहौर है, और लाहौर के अंदर जो बैंकिंग है ना उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो इवन बैंक में काम करते हैं उनको भी शायद आइडिया ना हो, क्योंकि जोन्स बने हुए हैं, इनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। SECP से बकायदा वहां पे अपनी जरे जमानत जमा करवाते हैं, तो फिर उनको उस इलाके में काम करने का लाइसेंस मिलता है। तो ये जोन्स में डिवाइड किया हुआ है।
اور ایک زون کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کی کم از کم اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہتی ہے کم از کم آپ کی 50 کے قریب برانچیں ضرور ہونی چاہیے. تو کئی بینک جو ہیں ان کی تو 100 برانچیں بھی ہیں, لیکن کچھ بینک ایسے ہیں جن کی 3 یا 4 برانچ ہیں. تو سوال یہ ان کو لائسنس کیسے ملتا ہے؟ وہ ایم او یو کرتے ہیں 3-4 بینک مل کر, اور پھر ان کو کمبائن لائسنس وہاں پر آپریٹ کرنے کا ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فیصل بینک اگر یہاں پر ہے, سمجھ تو گئے یہ کیا ہے, کتنے لائق ہے. میں نے ایک بنایا, اصل میں اب رول ہے یہاں پر ایٹ لیسٹ 2 ڈبے ضرور ہوں گے, کیونکہ 2 لنکس الگ ٹیلکو سے آنے چاہیے, ایک پی ڈی سی ایل سے تو دوسرا وتین سے لنک لیا ہو, تاکہ اگر ایک ڈاؤن ہو تو دوسرا اویلیبل ہو. اور اگر آپ یہ پورا نہیں کریں گے اور چھاپا پڑتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, تو اسے بولتے ہیں کمپلائنس کا ایشو, کمپلائنس کے ایشوز. اور کمپلائنس اگر آپ نہیں کرتے تو بائی دا اینڈ آف ایئر آپ کو ٹھیک ٹھاک جرمانے ہوتے ہیں, اور یہ جرمانے اینڈ پر جا کر اربوں روپے کی مالیت کے بنتے ہیں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ایچ بی ایل کا لاسٹ ایئر کا جو کمپلائنس کا جو ایشوز تھے اس پہ جرمانے 2.5 ارب سے زیادہ کے تھے. یہ جو گلبرگ ہو گیا, اور سمجھے یہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میرا نام ہارون ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ جمع کر. جیسے گلبرگ کی برانچ ہے ویسے ہی ڈیفینس میں بھی برانچ ہوگی, ویسے ہی آپ کی کیولری میں بھی برانچ ہوگی, اینڈ مینی مور. یہ ڈاٹ ڈاٹس کا مطلب ہے بے شمار برانچیں, میں اس وقت جگہ کام ہے اور وہ ساری برانچیں بنا نہیں سکتا. ہو سکتا ہے یہ 50 ہو سکتا ہے 60 ہو سکتا ہے 130 ہو. یہ تمام برانچیں سینٹرلائز کے اصول کے تحت, سمجھ تو گئے کتنے لائق ہیں آپ یار, ہارون ملک کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں. یہ ساری کی ساری فیصل بینک کا آر ایچ او کا مطلب ہوتا ہے ریجنل ہیڈ آفس. یہ ساری کی ساری برانچیں جا کر فیصل بینک لاہور کے ریجنل ہیڈ آفس ریجنل ہیڈ آفس جو کہ مال روڈ پہ ہے, فیصل بینک کا میں بتا رہا ہوں, یہ جا کر وہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ کسی بھی بندے نے جو پیسے یہاں جمع کروائے تھے وہ بغیر کسی ڈیلے کے کہاں پر اپڈیٹ ہوں گے, یہاں. یہ ہے پہلا اسٹیپ. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. جیسے فیصل بینک کا لاہور کا ریجنل ہیڈ آفس ہے, ایسے میرے محترم فیصل بینک کا ملتان میں بھی ریجنل ہیڈ آفس ہے, ایسے ہی اسلام آباد میں بھی ہے, پشاور والی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے فیصل بینک کے 16 ریجنل ہیڈ آفس ہوں. فیصل بینک کی کل برانچیں کوئی 700 کے لگ بھگ ہے, 700 کے قریب برانچیں ہیں. اے بی ایل کی تقریباً کوئی 1000 کے قریب برانچیں, ایم سی بی 1400 برانچیں, یو بی ایل 1500 پلس برانچیں, ایچ بی ایل 2500 پلس برانچیں. میں کم از کم 200 برانچیں ابھی چھپا کے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کھڑا ہو تو پھر میں اس کی تسلی کراؤں کہ ہاں نہیں 2500 نہیں 2700 ہیں. تو میں نے ابھی 200 برانچیں کم بتائیں. یہ سرکل آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ہوں گے پیچھے. سو یہ جتنے ریجنل ہیڈ آفیسز ہیں یہ اگلے سٹیپ میں, سمجھ تو گئے, یہ سارے کے سارے جا کے کہاں کنیکٹ ہوں گے, مین ہیڈ آفس کے ساتھ, اور وہ ان کا کہاں پہ ہے, کراچی میں. تو یہ ہو گیا فیصل بینک کراچی کا مین ہیڈ. فیصل بینک ایف بی ایل کر لیں جو مرضی کر لیں, فیصل بینک کا مین ہیڈ آفس کراچی میں. دوسرے سٹیپ میں یہ اماؤنٹ پہلے میں یہ اپنے ریجن تک پہنچی اور دوسرے میں یہ مین ہیڈ آفس تک پہنچے. کاش کے بعد یہاں پہ ختم ہو جاتی, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ جیسے فیصل بینک کا مین ہیڈ آفس ہے میرے بھائی, ویسے ایچ بی ایل کا بھی تو مین ہیڈ آفس ہوگا کراچی میں. بات سمجھ رہے, سٹی بینک بھی ہو سکتا ہے, میزان بینک بھی ہو سکتا ہے, یو بی ایل بھی ہو سکتا ہے, اے بی ایل بھی ہو سکتا ہے, ایسے یہ ایم سی بی بھی ہوگا. یہ ایم سی بی کا مین ہیڈ آفس ہوگا. اور یاد رکھیں ابھی آپ کو یہ فرنٹ پر ایک ایک ڈبہ نظر آ رہا ہے, پیچھے 2700 ڈبے ہیں, 2700 ڈبے. اور ابھی میں ایک ڈبے کے ساتھ چل رہا ہوں, اگر ایک برانچ میں 2 لگائے جائے تو 5400 ڈبہ بنتا ہے. سو اگلے سٹیپ میں یہ سارے کے سارے ڈبے پابند ہیں
اپنی انٹائر ڈیٹا بیس کو شیئر کرنے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ. یہ تیسرا اسٹیپ. سو جو ٹرانزیکشن تم نے یہاں پر کی تھی پہلے سٹیپ میں تمہارے ریجن تک, دوسرے سٹیپ تمہارے مین ہیڈ آفس میں, اور تیسرے سٹیپ میں وہ کہاں پر چلے گی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے, ایف بی آر کو ایک اکاؤنٹ بتاؤں گا باقی چھپا لوں گا ان سے, اور بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کبھی آپ دفتر جائیں, وہاں پر باقاعدہ ایف بی آر والوں کا دفتر ہے, 8,000 سوئچز لگے ہوئے ہیں وہاں پر, سٹوریج کا ہواوے کا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو سب سے مہنگا ڈوریڈو کا سولوشن ہے وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ. یعنی ہم سمجھتے ہیں ایف بی آر کا تعلق صرف پیسوں کے ساتھ ہے, ایف بی آر کا جو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے تمہاری سوچ سے زیادہ ہیوی ہے. تو ایف بی آر وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ ایف آئی اے, سائبر کرائم. جی, اس کے علاوہ کون ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ ایس سی سی پی ایس, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو سیکورٹی کو پورا انشور کرتی ہے, کمپلائنس کو انشور کرتی ہے, کاش کے بعد ختم ہو جاتی. اسی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ میں 8 ایجنسیاں موجود ہیں, دباتے رہے ان کے. تو سوال سر ان کو کون دیکھتا ہے؟ آئی ٹی کے لوگ. سر نوکریاں کہاں ہیں ان سب جگہوں پہ؟ ایف بی آر میں, ایف آئی اے, سائبر کرائم, سب سے زیادہ نوکریاں. بس یار پیچھے یار آسان مذاق بعد میں, دوستی اپنی گھر پہ رکھ کر آنی ہے. اگر کسی کی کلاس میں کسی سے ہو بھی رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ساتھ بیٹھا ہوا دوست جو ہے جھکتے لگا رہا ہے نا, وہ پہلے ایک دفعہ پڑھ چکا ہے, ری ٹیکر ہے. جس کو کہہ رہا تھا بوتل تیرے ہاتھ میں ہے, تو پہچان میری بہت ہے, اور تم لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ری ٹیکر ہے, تم ہاتھ سے مذاق کر رہے ہو. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اگر کلاس میں اب دوست بھی ہیں نا, ایک دوست رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ جائے. کیوں؟ تمہارے دوست نے تمہارا کچن نہیں چلانا, تمہارے بچوں کی فیسیں تمہارے بھائی نے نہیں دینی, تمہارے دوست نے نہیں دینی. تمہارا دوست سب سے زیادہ دکھی ہوگا جب تم ترقی میں ہوگے. تم بتاؤ نا یار فلانا بڑی اچھی پوزیشن پہ, اس کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا. اور تمہیں پتا اس کو سب سے زیادہ سکون کب ملے گا؟ جب تم انتہائی مشکل حالات میں ہوگے اور تم اپنی مشکلات کو اس سے شیئر کر رہے ہو. اس لیے وہ رب کہتا ہے کہ نہیں, مشکلات کو زمانے سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں, تنہائی میں مجھ سے شیئر کر لو, کیونکہ حبیب کا درجہ میرا ہے. یہ لوگوں کو حبیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے اس تھوڑا مذہبی پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے. اور میں ساتھ ایک بڑا جملہ کہتا ہوں, یہ کلاس میں ذرا موٹیویشن کے لیے کہہ بھی دوں کہ خدا را یہ جو دعا ہمیشہ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے دے دے, یا اللہ مجھے ترقی دے دے, یا اللہ مجھے علم دے دے, یا اللہ مجھے پیسے دے دے, یہ دعا کو بدل لیں. اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس قابل کر کہ میں 100 بندوں کی کمپنی بناؤں اور تیری مخلوق کے لیے ذریعہ روزگار ہوں. اللہ کو یہ دعا پسند ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے نا, اس کے خزانے بے پناہ ہیں. تو وہ اگر تم اپنے لیے مانگو گے اور اس نے 10% ابھی تمہیں دیا تو تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی شاید. لیکن تم 100 بندوں کے لیے مانگو گے اور اگر وہ 10% کو قبول کر لے, اس کا مطلب ہے 10 بندوں کی کمپنی تو بن گئی. اس کا مطلب ہے تمہاری ضرورت سے 10 گنا زیادہ تمہیں مل گیا. تو برائے مہربانی اپنی دعا کو بڑا کریں. اللہ کو بڑی دعائیں پسند ہیں, کھل کر مانگنے کی دعائیں پسند ہیں. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا خیال آپ نے کلاس میں بھی کرنا ہے کہ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا ہاسا مذاق بالکل اس کو چھوڑ دیں. تو میں یہاں پر بات کر رہا تھا, آج میرے پاس بندہ آیا ہماری کلاس کے اندر, ایک پڑھا کان میں آ کے اس نے کہا سر میری نوکری سمجھ گئے کہاں ہو گئی, کان میں آ کے لیٹر دکھایا, میں بس سمجھ گیا, میں جا تو چپ کر کے چلا جا. تو یہ جتنی ہمارے ادارے ہیں سمجھ گئے آپ, ضروری نہیں کہ کپتان جا کے لگتا ہے, وہ سارے سویلینز ہوتے ہیں. یہ جتنے آپ کے ایف بی آر یہ جگہ یہ آپ لوگوں نے جا کے لگنا ہے. ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہمیں ایریا ہی نہیں پتا نوکریاں کہاں ہیں. ہم اٹھتے ہیں اور صرف ہمیں نظر آتا ہے وطین ہو گیا, جائز ہو گیا, یہ 2 کمپنیاں, یاد جائیں گے کدھر. یہ وہ کمپنیاں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار. یہ پورا ایک بڑا سیکٹر ہے, سب سے زیادہ یہ اکوموڈیٹ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ یہ کہیں
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वालों से कुछ भी छुपा लूंगा, एजेंसियों से एफबीआई से कुछ भी छुपा लूंगा, नहीं। चीज की आइडेंटिफिकेशन, और जो घर आपके नाम पे नहीं है उसी को बेनामी कहते हैं। आज आपके कितने अकाउंट है नजर आ जाते हैं, आपने कितने डिक्लेयर किए वो ठीक है, जो नहीं डिक्लेयर किए वो बेनामी अकाउंट है, वो किसी भी वक्त बंद हो जाए। डिक्लेयर जो ये उनके अकाउंट खुले होते हैं, वो 100 रुपया जमा कराया, 100 रुपया निकाल लिया, चेक करते हैं कि क्या जो पैसे जमा करवाए वो फौरी तौर पे शर्त थी कि तुम्हारी डेटाबेस साथ के साथ अपडेट हो, कोई ट्रांजैक्शन तुम छुपाओगे नहीं। और अगर ऐसा हुआ और कोई बैंक पकड़ा गया, पाबंदी, हैवी पेनल्टीज, कंप्लायंस के इश्यूज। तो हम तो ये कहते हैं कि काश के बाद यहां पे खत्म हो जाती, बात यहां नहीं खत्म होती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात आगे चलती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वैसे बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ अमेरिका है, और ये सारे के सारे जाकर दुनिया के तमाम फाइनेंशियल अदारों से, बड़े अदारों से, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, हालांकि कहा जाता है ये किसी एक इंडिविजुअल का बैंक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तमाम जाकर कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब है तुम जो एक गली मोहल्ले के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, पहले वो तुम्हारे रीजन में, फिर वो मेन हेड ऑफिस में, फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, चौथे स्टेप में वो तमाम दुनिया के जो मालियाती इदारे वहां तक अपडेट जाती है। और ये कंपल्शन है फैटल की, हर चीज हर ट्रांजैक्शन शेयर होगी। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे जितनी भी टेररिज्म होती है उसके पीछे ये फाइनेंशियल पार्ट छुपा होता है। वो कहते थे कि यार ये हम नहीं चाहते कि इस किस्म की टेररिज्म हो फाइनेंशियल बेस के ऊपर, हमें पता होना चाहिए किसके अकाउंट में कितने पैसे आए। और उससे भी ज्यादा IMF बिल्कुल रेडी है आपको पैसे देने को। ये मेरी आप बातें ये 2-4 मिनट की सुननी है, लोगों को इनका आइडिया नहीं होता। IMF बिल्कुल रेडी होती है पूरी दुनिया में, उनका कारोबार है, उन्होंने ऊपर सूद लेना है और उन्होंने आपको पैसे देने, उनका काम है ये। लेकिन वही बात होती है कि देने से पहले वो चेक करते हैं कि आपके पास पैसे हैं भी या नहीं। तो पूरी दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो पहले ये देखना चाहते हैं कि इनकी आवाम के पास कितना पैसा है। और मैं जस्ट एक एग्जांपल में बता रहा हूं कि लेट से हमारा कर्जा 50 अरब, अब मैं ये नहीं कह रहा $50 अरब, ये बट 50 अरब। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तान की आवाम के पास तो बड़ा 500 अरब, इसका मतलब है हमारे से जितना मर्जी और तुम लोन ले लो, लेकिन हमें इख्तियार दो, बटन दो कि हम क्लिक करें जब मर्जी, हमारे ये पैसे पुल आउट। और वो पुल आउट कैसे होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो आपके अवाम के दरमियान। और उन्होंने ये बात रियलाइज कर ली पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान की अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है। हम लोगों को आदत है, पाकिस्तानियों को अपने लिए बचाते हैं, पहले अपने लिए बनाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, फिर हमारी तसल्ली वहां भी नहीं होती, मेरे बच्चे के आगे बच्चे हैं, बच्ची के आगे बच्चे हैं, नवासों और पोतों के लिए भी छोड़ के जा रहे हैं। अजीब यार हमारा काम, मतलब बाहर लोगों का मजाज ही नहीं है ये। 5 दिन कमाते हैं, 6वें दिन जेब में पैसा कोई नहीं होता। शायद आपको आइडिया हो कि ये यूनान के अंदर जब डिफॉल्ट किया था ग्रीस ने, तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उनकी आवाम के पास पैसे ही नहीं थे, जब दुनिया के मालियाती इदारे वहां से पुल आउट करते, तो लिहाजा उनको डिफॉल्ट पैकेज दिया था उस वक्त जर्मन गवर्नमेंट ने कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे। लेकिन हमारा ऐसा मसला कोई नहीं, क्योंकि अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि पता हो कि यार कितना पैसा है, ताकि, और यही बात सऊदी गवर्नमेंट ने की थी कि हमें आप बटन प्रोवाइड करें, जब हम आपसे नाराज हो हम अपना 3 अरब 6 अरब जो है क्लिक करें और वो पुल आउट हो जाए। तो पूरा इख्तियार और दुनिया के तमाम मालियाती इदारे एक दूसरे का लेते हैं। ये वो मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से होते हैं। और मैं यहां पर आपको एक बार बता दूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, इसी तरह इन मालियाती इदारों के एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर पूरी दुनिया में पैसे जमा करवाते हैं और चेक करते हैं वो ट्रांजैक्शन यहां पर अपडेट हुई है या नहीं।
याद रखें ये फैटफ की 27 कंडीशंस में से पहली कंडीशन थी कि आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो मैं अब आपको बात बताने लगा बड़ी खतरनाक बात है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर पंजाब के अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट पंजाब लैंड रिकॉर्ड सिस्टम का, हो सकता है कोई बंदा वहां पे काम भी कर रहा हो। उनका डेटा सेंटर के अंदर बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का डेटा सेंटर 8 अरब रुपए की मालियत, वो 8 अरब रुपया इतलान अर्ज है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लगाया, वो फंड किया वर्ल्ड बैंक ने, फंडेड प्रोग्राम बाय वर्ल्ड बैंक। क्यों? हमारी एक एक लैंड का रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो परेशान इस बात पे थे कि आज एक बंदे के पास 1 करोड़ है, महीने बाद 5 करोड़ हो जाता। पूछते हैं कैसे हुआ, तो कहते हैं जनाब वो एक फाइल थी वो बेची है, करोड़ की थी वो 5 करोड़ की होगी, प्लॉट लिया था 2 करोड़ का वो 10 करोड़ का हो गया। वो कहते हैं कीड़ा मुल्क का है। वो कहते हैं यार मतलब बाहर खैर इस वक्त अमेरिका में तो सिचुएशन डिफरेंट है। मैं यूएस को जब 20 साल पहले देखता रहा, अभी ये लास्ट 2 साल को निकाल दिया, 20 साल देखा तो जो घर $3 लाख का था वो $3 लाख का ही था। बड़ी ज्यादा अगर वो 4 लाख हुआ तो वापस 3 लाख पे आ गया। साथियों कहते हैं यानी यहाँ पे 2 लाख की फाइल ली है, अगले हफ्ते 10 लाख अकाउंट में आ गया। पैसे कहां से है? फाइल बेची थी। उनका ऐसी की तैसी, सारा रिकॉर्ड हम रखेंगे। हारून के पास कितने प्लॉट हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, तो सारा हम रिकॉर्ड रखेंगे। जब वो बिकेगा हमें नजर आ जाएगा 5 करोड़ रुपया जायज इसके अकाउंट में आया। हाँ रेट इतना ऊपर गया हुआ है तो फिर इससे टैक्स भी लिया जाए, अपनी आवाम से टैक्स लो ताकि मुल्क चले। अगर इसके पास 5 करोड़ है तो 1 करोड़ टैक्स भी दे। क्या इसने उसके ऊपर 25% टैक्स दिया या नहीं दिया? वो हम देते नहीं, मुल्क को बोलते जाते हैं। ये चीजें सारी याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रलाइज हो रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूं जितना आप लीगल ऑपरेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मेरी आखिरी टिप है, प्लीज ये हम लोग कारोबार करते हैं, किसी से लाख रुपया लिया या दिया तो उसको जब वापस करने लगते हैं ना, 1 लाख का चेक दे रहे होते हैं तो कहते हैं नाम ना लिखिए ऊपर। गलती भी नहीं करनी है आपने, ऊपर चेक नहीं देना। जिससे लोन लिया उसका नाम लिखकर क्रॉस करके उसको देना। क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं यार वो फलाने पठानों के पास था तो तुमने नाम नहीं करना, वो खुद ही आगे डाल देगा। ओ भाई उसके ऊपर अगर वो किसी ममनुआ अदारे का नाम डाल दे, बैंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दे, बैंड बंदे का नाम डाल दे, तुम्हारी तो जिंदगी गई पूरी। तुम्हें क्या पता उस किस पठान के हथे लगा या किस पंजाबी के हथे लगा और उसने किसका नाम डाल दिया ऊपर। तुम तो गए। अपने घर वालों को समझाएं कभी ऐसा चेक मत दें, नाम लिखें ऊपर और वजह लिखें फोटोकॉपी करा के, भले अगले को बुरा लगे कि ये मैंने तुझसे लोन लिया था, उस मत में तुझे मैं वापस कर रहा हूं। क्योंकि आज बड़ी चीजें टाइट हैं और एक एक चीज को सेंट्रलाइज नेटवर्क की वजह से मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कहा जाता है कि इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। ये नहीं कहा गया इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल सिटी बना दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया। विलेज और सिटी की लाइफ में ये तो फर्क है। विलेज में 7 कोस दूर भी अगर कोई बीमार होता है सबको सबकी खबर होती है। अच्छी बात भी है, गंदी बात भी है। गंदी बात ये जब आपके घर कोई आएगा कोई सिक्योरिटी नहीं। सिटी की लाइफ ये है, डीएचए में 7 वाले घर में कोई मर जाए किसी को पता नहीं होता। गंदी बात भी है, अच्छी बात भी है। पर इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल सिटी नहीं ग्लोबल विलेज बनाया। 7 कोस दूर भी कोई ट्रांजैक्शन करता है सबको सबकी खबर है। अगर तुम ईमानदार हो, लीगल ट्रांजैक्शन करते हो, तुम टैक्सेस जमा करवाते हो, तुम्हें कोई डर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये चीजें तुम छुपा कर चलते हो, डरो अब उस वक्त से। तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी ये सर मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है। अगले लेक्चर में इसकी डिटेल डायग्राम बनाऊंगा और फिर आपके साथ कंपनी के डिपार्टमेंट्स उसको शेयर करूंगा। ख्वाब में भी अगले लेक्चर के अंदर भाई, ख्वाब में भी अगले लेक्चर के अंदर आपने भी छुट्टी नहीं करनी। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने टाइम पे। बहुत शुक्रिया। मैं ना अभी अगली क्लास क्योंकि क्लाउड की स्टार्ट नहीं है तो मैं उसका बेनिफिट लेता हूँ 10-15 मिनट का। आपने माजरत रखनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।